एक ऐसा स्कूल जहां कई साल पहले एक छोटी बच्ची की दर्दनाक हत्या हो जाती है, लेकिन उसका शरीर कभी नहीं मिलता। तब से लेकर आज तक उस बच्ची की आत्मा स्कूल के स्टूडेंट्स को हॉन्ट कर रही है, जहां उसका मकसद है अपने शरीर के टुकड़ों को वापस पाना। जब तक ऐसा नहीं होगा, ये स्टूडेंट्स इसी टाइम लूप में फंसे रहेंगे। तो क्या इसका कोई तोड़ मुमकिन है? देखेंगे आज की वीडियो में, जो कि पिछले साल आई जापानीज हॉरर फिल्म रिमेंबर के बारे में है। So now with that said, let's roll the intro. तो कहानी की शुरुआत 1988 में होती है, जब हम एक छोटी सी बच्ची को अंधेरी रात में किसी से बचकर भागते देखते हैं। इस बच्ची के हाथ में एक खिलौना भी था, जिसे लेकर ये एक कमरे में छुप जाती है। लेकिन कुछ ही देर बाद यहाँ एक आदमी दाखिल होता है, जो इस बच्ची को बेरहमी से मार गिराता है। अब यहाँ से कहानी आगे बढ़ने लगती है, जहाँ हम कुछ न्यूज क्लिपिंग्स वगैरह के जरिए देखते हैं कि कई बच्चे लापता हो रहे हैं। एक रशियन आदमी हमें बताता है कि एक अतृप्त आत्मा है जो अपने बॉडी पार्ट्स के बदले दूसरे बच्चों की बलि चढ़ा रही है। आगे हमें पता चलता है कि ये सब एक बॉडी सर्च के दौरान हो रहा है, जो तब तक नहीं रुकता जब तक सारे बॉडी पार्ट्स ना मिल जाएं। अब यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है और हम आसुका नाम की एक टीनेजर से मिलते हैं। आज 5 जुलाई ट्यूसडे का दिन है और आसुका स्कूल के लिए निकलती है। जाते हुए उसकी माँ उसे एक्स्ट्रा लंच देती है ताकि वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर खा सके। लेकिन आसुका के बस स्टॉप पहुंचते ही हम पाते हैं कि वो एक आउटकास्ट है। जी हाँ, आसुका का कोई भी दोस्त नहीं है और स्कूल के बच्चे उसे वियर्ड और लूजर समझते हैं। हम देखते हैं कि क्लास का एक लड़का ताकाहिरो आसुका से टकरा जाता है, जिसमें आसुका का बैग नीचे गिर जाता है। ताकाहिरो उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन सभी दोस्त उसे लेकर चले जाते हैं। अपना बैग उठाते हुए आसुका सामने एक कैट को देखती है जो रास्ता क्रॉस कर रही थी। लेकिन तभी सामने से एक ट्रक आती है, जिससे टकराकर इस कैट की मौत हो जाती है। सभी बच्चे ये देख लेते हैं, जो काफी डिस्टर्बिंग था। तो अगले सीन में हम सभी स्टूडेंट्स को क्लास में देखते हैं, जहां एक लड़की कहती है कि किसी ने स्कूल फेस्टिवल का पैसा चोरी कर लिया है। और ऐसे में सभी लड़के शोटा नाम के एक स्टूडेंट को घेर लेते हैं, जो एक दूसरा आउटकास्ट था। शोटा के डेस्क में पैसे मिल जाते हैं, जिस पर बाकी स्टूडेंट्स उसे बुली करने लगते हैं। लेकिन क्लास प्रेसिडेंट रेई कहती है कि ये उसकी जिम्मेदारी थी कि पैसे सही सलामत रहे, इसीलिए किसी और को दोष देने की कोई जरूरत नहीं है। तब तक यहाँ ताकाहिरो भी आ जाता है और सबको वापस अपने सीट पर जाने कहता है। तो आगे हम लंच ब्रेक का सीन देखते हैं, जहाँ आसुका अकेले स्कूल के पीछे बैठी थी। यहाँ उसे अचानक एक पुराने वेल से कुछ आवाजें सुनाई देती है। तभी अचानक उस वेल से कई सारे ब्लडी हाथ बाहर आने लगते हैं, जो देख आसुका बहुत डर जाती है। वो कुएं के पास आकर देखती है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। तब तक यहाँ कुछ वर्कर्स आ जाते हैं, जो आसुका को स्कूल के अंदर चले जाने को कहते हैं। आसुका वापस जाती है और देखती है कि पास ही खाली जमीन पर एक आदमी कुछ दफना रहा था। आसुका उसे देखकर बहुत डर जाती है और तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। एज एन ऑडियंस हम आसुका के पीछे एक छोटी बच्ची को खड़ा देखते हैं, जो कहती है, मिस, आपको मेरा शरीर ढूंढना होगा। ये सुनते ही आसुका पीछे मुड़ती है और तभी ऊपर से एक पॉट नीचे गिर पड़ता है, लेकिन अब तक ये बच्ची गायब हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ हम ताकाहिरो को बास्केटबॉल खेलते हुए देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि इससे पहले ताकाहिरो प्रो टीम के लिए चुना गया था, लेकिन किसी वजह से उसने हिस्सा लेने से मना कर दिया और अपना पुराना स्कूल भी छोड़ दिया। इनके अलावा हम एक और स्टूडेंट को देखते हैं, जो आज स्कूल नहीं आया था और अपने घर में बैठा वीडियो गेम्स खेल रहा था। इस लड़के का नाम आतुशी है। खैर, रात को आसुका के फोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आता है और इस मैसेज में किसी रेड पर्सन की बात की गई थी, जो एक बार अगर किसी को पकड़ ले तो उसे मार डालता है। आसुका ये मैसेज पढ़ के बहुत डर जाती है और तुरंत फोन बंद कर देती है। अब सोते वक्त आसुका की नींद खुलती है और वो खुद को स्कूल के चैपल में पाती है। उसके अलावा स्कूल के और 5 बच्चे यहाँ थे, जो थे ताकाहिरो, आतुशी, रे, सोता और रूमिको। सभी बहुत कंफ्यूज थे, क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो अचानक से यहाँ कैसे पहुंच गए। इस पे शोता कहता है कि अब वो लोग भी बॉडी सर्च का हिस्सा बन गए हैं। वो कहता है कि उसने उस छोटी बच्ची को भी यही कहते सुना था। ये सुनकर आसुका शोता से पूछती है कि क्या उसने भी आज सुबह स्कूल में उस छोटी बच्ची को देखा था, और शोता हाँ में जवाब देता है। रूमिको देखती है कि यहाँ एक कॉफिन भी रखा हुआ है, जो इस वक्त बिल्कुल खाली था। इन सब के बीच आतुशी बहुत फ्रस्ट्रेटेड दिखाई देता है और यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर निकलते ही आतुशी पर एक अनजान आकृति हमला कर देती है और उसका सर धड़ से अलग कर देती है। बाकी स्टूडेंट्स उसे देखने बाहर आते हैं, जहाँ उसकी लाश पड़ी हुई थी।
रे मदद बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वही आत्मा रूमिको को भी मार गिराती है। आसुका और ताकाहिरो रूमिको के पीछे एक काली परछाई को देखते हैं जिसके हाथ में एक डॉल थी। ये वही डॉल थी जिसे हमने फिल्म के शुरुआत में देख रखा है। ये परछाई खून से लथपथ थी और एक एक करके सभी बच्चों को मारने लगती है। ऐसे में ताकाहिरो किसी तरह आसुका को छुपा देता है, जिससे ये आत्मा उसे भी मार डालती है। अंत में आसुका का भी यही हाल होता है। नेक्स्ट सीन में हम अगली सुबह का समय देखते हैं, जहां आसुका पाती है कि अब भी डेट पिछले दिन वाला ही है। उसकी नींद अपने बिस्तर पर खुलती है और बाहर आने पर वो रियलाइज करती है कि सब कुछ पिछले दिन की तरह ही हो रहा है, जैसे कि कैट का एक्सीडेंट होना, शोता पर पैसे चुराने का इल्जाम लगना इत्यादि। सभी बच्चे पिछले रात को भूले नहीं थे और ऐसे में ताकाहिरो और रे शोता को कन्फ्रंट करते हैं और उससे पूछते हैं कि पिछली रात को वो किस बॉडी सर्च की बात कर रहा था। इस पॉइंट पे हम व्यूअर्स से समझ गए कि यहाँ कुछ टाइम लूप जैसा चल रहा है। खैर, शोता बताता है कि हर साल कुछ बच्चों को रेड पर्सन नाम की आत्मा चूज करती है। इन बच्चों को हर रात 12 बजे स्कूल के बिल्डिंग में इस आत्मा के सारे बॉडी पार्ट्स को ढूंढना होता है। जब तक ये सारे पार्ट्स नहीं मिल जाते तब तक हर रात उन्हें ऐसे ही बॉडी सर्च का हिस्सा बनना पड़ेगा, और तो और तब तक वो आज के ही दिन में फंसे रहेंगे। रे शोता से पूछती है कि उसे ये सारी इंफॉर्मेशन कहां से मिली। इस पर शोता बताता है कि उसे एक रशियन वेबसाइट पे ये रूल्स पता चले हैं। शोता ये भी बताता है कि सर्च के दौरान रेड पर्सन लगातार उनका पीछा करेगी और अगर वो पकड़े गए तो उन्हें मार गिराएगी, लेकिन मरने के बाद सब वापस इसी दिन में लौट जाएंगे और तब तक लौटते रहेंगे जब तक सारे बॉडी पार्ट्स नहीं ढूंढ लिए जाते। तो उस रात आसुका और बाकी सभी स्टूडेंट्स एक बार फिर खुद को चैपल में पाते हैं, जहां अब तक ताकाहिरो समझ चुका है कि उन्हें बॉडी पार्ट्स ढूंढ कर इस कॉफिन में जमा करना होगा। रे कहती है कि उन्हें रेड पर्सन से बचकर यह काम करना है, इसलिए उन्हें अलग अलग जगह पे ढूंढना चाहिए। यह सब सुन आतुशी कहता है कि वो इस सब का हिस्सा नहीं बनना चाहता और बाहर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रे और रूमिको ऊपर के फ्लोर पे ढूंढने जाते हैं, जबकि आसुका और ताकाहिरो नीचे के सभी लाइट्स ऑन कर देते हैं। ताकाहिरो बताता है कि रेड पर्सन लाइट और आवाज का पीछा करके उन तक पहुंचती है, अतः उन्हें उसे कंफ्यूज करना होगा। वो दोनों चुपके से एग्जामिनेशन रूम में घुस जाते हैं, जहां उन्हें एक एक्वेरियम के अंदर एक कटा हाथ दिखाई देता है। अब तक रेड पर्सन यहाँ पहुंच चुकी थी और ताकाहिरो आसुका को हाथ लेकर भागने कहता है। आसुका ऐसा ही करती है, लेकिन रेड पर्सन ताकाहिरो को मार के उसके पीछे आने लगती है। आसुका, रे और रूमी को खुद को चैपल में बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह आकृति रे और आसुका को खींचकर अपने साथ ले जाती है। अंत में बस रूमी को बच पाती है और वो इस कटे हाथ को कॉफिन में रखती है, जिसके बाद उसे भी मार डाला जाता है। तो नेक्स्ट सीन में हम अगली सुबह का सीन देखते हैं, जहां ताकाहिरो और आसुका उस कैट को बचा लेते हैं। रे बताती है कि वो और आसुका कल बहुत जल्दी पकड़े गए थे, जिस पे रूमी को बताती है कि कल उसने मरने से पहले एक बॉडी पार्ट कॉफिन तक पहुंचा दिया था। हम इन सभी को स्कूल में देखते हैं और आज रात रे शोता को भी बुलिंग से बचा लेती है, सेइंग कि क्लास फेस्टिवल के पैसे उसने अपने पास रखे थे। हम इन सभी को आपस में बॉन्ड करते देखते हैं, जहां सभी मिलकर डिस्कस करते हैं कि आज रात उनकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। तो उस रात रे, रूमिको और आसुका पूल में होते हैं जब रेड पर्सन उन पे हमला कर देती है। आसुका बच जाती है, लेकिन रे और रूमिको तुरंत मारे जाते हैं। इस दौरान आसुका नोटिस करती है कि रेड पर्सन अपनी डॉल पूल में छोड़ गई है, जो अजीब तरह से फ्लोट कर रहा था, मानो उसका एक हिस्सा ज्यादा भारी हो। नेक्स्ट सीन में हम सभी को वापस अगले दिन स्कूल में देखते हैं और आज आतुशी स्कूल नहीं आया था। ताकाहिरो बताता है कि पिछले स्कूल में वो और आतुशी दोनों ही बास्केटबॉल चैंपियंस थे, लेकिन एक एक्सीडेंट के बाद आतुशी ने अपना पोजीशन खो दिया। तभी से वो काफी डिप्रेस्ड रहता है और स्कूल आना भी पसंद नहीं करता। इसके बाद सभी दोस्त लाइब्रेरी में इकट्ठा होते हैं, जब शोता बताता है कि उसने बॉडी सर्च पे काफी रिसर्च की है, जिससे मालूम हुआ है कि ये सब 30 साल पहले शुरू हुआ था, जब मीको योनोआमा नाम की बच्ची को किसी ने मार डाला था। मीको तब सिर्फ 8 साल की थी और 2nd ग्रेड में पढ़ती थी। रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस को मीको का कटा सर कभी नहीं मिला और मर्डरर ने उसके सभी बॉडी पार्ट्स इसी कैंपस में अलग अलग जगह छुपा दिए थे। तब से हर साल एक बॉडी सर्च का खेल शुरू होता है, जिसमें कुछ चुने हुए बच्चों को यह आत्मा अपने बॉडी पार्ट्स ढूंढने का काम देती है। अभी ये लोग ये सब डिस्कस कर ही रहे थे जब यहाँ लाइब्रेरियन आ जाता है और पूछता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। हम देखते हैं कि ये वही आदमी है जिससे पहले बॉडी सर्च के दिन आसुका ने कुछ दफनाते हुए देखा था। आसुका बताती है कि ये मिस्टर यामामीरो हैं। रे यामामीरो से कहती है कि वो सभी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, लेकिन यामामीरो काफी कंफ्यूज दिखाई दे रहा था, मानो उसे इन बच्चों पर कुछ शक हो। तो टीचर के जाने के बाद शोटा अपना प्लान शेयर करता है और कहता है कि रेड पर्सन आवाज और लाइट्स के कारण उनका पीछे आती है, अतः वो स्कूल में लाउड स्पीकर्स ऑन कर देंगे और सभी लाइट्स को जला देंगे ताकि रेड पर्सन कंफ्यूज हो जाए। इसके बाद वो सभी अपने अपने असाइंड हिस्सों में बॉडी पार्ट्स ढूंढने जाएंगे। उस रात सभी ऐसा ही करते हैं और शोटा लाइब्रेरी में से रेड पर्सन को डिस्ट्रैक्ट करता है। आगे कुछ दिन ऐसा ही चलता है जब सभी बच्चे आपस में कोऑर्डिनेट करके सारे बॉडी पार्ट्स ढूंढने लगते हैं। तो इसी तरह एक दिन ताकाहिरो को स्कूल जिम में एक कटा पैर मिलता है, लेकिन इस पल रेड पर्सन उस पर हमला कर देती है।
ताकाहिरो जानता था कि अगर आज वो इस पैड को कॉफिन तक नहीं पहुंचा पाया तो उन्हें फिर से इसे ढूंढना पड़ जाएगा। वो शोटा को मदद के लिए बुलाता है, लेकिन अब तक शोटा मारा जा चुका था। ऐसे में आतुशी फाइनली स्कूल के अंदर आता है और ताकाहिरो को बचा लेता है। इसी के साथ बच्चों को सारे बॉडी पार्ट्स मिल चुके थे और अब सिर्फ डेड बॉडी का सर ढूंढना बाकी था। तो अगले सीन में हम सभी बच्चों को वापस अगली सुबह में देखते हैं, जहां ये लोग पिकनिक मनाने आए थे। आसुका ताकाहिरो को बताती है कि किंडरगार्टन में किसी ने उसके खिलाफ एक रूमर फैला दिया था, जिस वजह से उसे आउटकास्ट बना दिया गया। लेकिन वो बहुत खुश है कि उसने फाइनली दोस्त बना लिए हैं। इसी के साथ सभी बच्चे कंटेम्पलेट करते हैं कि आखिर इस डेड बॉडी का सर कहां छुपा होगा, क्योंकि अब तक उन्होंने स्कूल का चप्पा चप्पा छान लिया है। छोटा को एक आइडिया आता है और वो कहता है कि उन्हें एक खास जगह जाना होगा। तो अगले सीन में हम सभी बच्चों को एक पुराने टूटे फूटे घर के पास देखते हैं। छोटा बताता है कि इसी घर में मीको का कत्ल हुआ था। घर में छानबीन करते हुए ताकाहिरो बताता है कि मीको यहाँ काफी दिन से बीमार रही थी, जिस वजह से वो स्कूल नहीं जा पा रही थी। वो अपने एक डॉल के साथ यहाँ रहती थी जिसका नाम एमिली था। अंदर ढूंढने पे इन्हें एक टूटा हुआ दीवार मिलता है जिसके अंदर किसी ने कुछ छुपाया हुआ था। हम देखते हैं कि ये वही दीवार है जिसके पास फिल्म के पहले सीन में हमने मीको को छुपा हुआ देखा था। दीवार के पीछे इन सबको वही डॉल मिलती है जो मीको के हाथ में थी। ये डॉल खून से लथपथ थी, जो देख शोटा बहुत डर जाता है। सभी बच्चे उसे संभालने की कोशिश करते हैं और इतने में ये डॉल गायब हो चुका था। अब उस रात जब सभी वापस बॉडी सर्च में आते हैं, तब शोटा नोटिस करता है कि रेड पर्सन कहीं दिखाई नहीं दे रही है। सब इधर उधर ढूंढने की कोशिश करते हैं कि तभी शोटा की नजर चैपल के दरवाजे पे पड़ती है। वो देखता है कि रेड पर्सन अब कोई छोटी बच्ची नहीं बल्कि एक जायंट डॉल का रूप ले चुकी है। जी हाँ, ये डॉल एक एक करके सभी को वापस मारने लगती है और ताकाहिरो, रे और रूमी को आग लगाकर खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये डॉल इन सबको मार डालती है और रे को तो चबाकर खा जाती है। अब नेक्स्ट रीसेट दिन में कुछ अजीब होता है। ताकाहिरो और बाकी ग्रुप के लोग देखते हैं कि रे कहीं दिखाई नहीं दे रही है। इनफैक्ट स्कूल के बच्चों का कहना था कि यहाँ रे नाम की कोई स्टूडेंट कभी पढ़ती ही नहीं थी। ये सुनकर सभी दोस्त काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसपे आसुका बताती है कि कल रात को एमिली द डॉल ने रे को खा लिया था, जिस वजह से उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया है। ये जानकर सभी बच्चे बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। अब आसुका इस बारे में पता लगाने के लिए मिस्टर यामामीरो को कन्फ्रंट करती है और उनसे पूछती है कि वो बॉडी सर्च के बारे में क्या जानते हैं। आज रिवील होता है कि मिस्टर यामामीरो एक्चुअली में उसी डेड कैट के बॉडी को दफना रहे थे। पूछने पर यामामीरो कहते हैं कि आज से कई साल पहले वो खुद भी बॉडी सर्च का हिस्सा थे। उन्हें क्लियरली कुछ भी याद नहीं, क्योंकि बॉडी सर्च के बाद सभी मेंबर्स की यादें डिलीट हो जाती हैं। वो कहते हैं कि जब उन्हें सभी बॉडी पार्ट्स मिल जाएंगे तो वो सब भी एक दूसरे को भूल जाएंगे। ये बात सुनकर आसुका बहुत दुखी हो जाती है और ताकाहिरो से शेयर करती है कि वो वापस से अकेले नहीं पढ़ना चाहती। इस पर ताकाहिरो आसुका को अपना बैच देता है और वादा करता है कि जब तक उसके पास ये बैच रहेगा वो उसे कभी नहीं भूलेगा। तो नेक्स्ट सीन में सभी दोस्तों को आपस में डिस्कस करते देखते हैं कि आखिर मीको का सर कहां हो सकता है। इस पर आसुका को पूल वाला इंसिडेंट याद आता है और वो बताती है कि उसे लगता है कि 30 साल पहले किलर ने मीको के कटे सर को उस डॉल के अंदर छुपा दिया होगा ताकि कोई उसे ढूंढ ना पाए। तभी उस रात वो डॉल काफी भारी मालूम हो रहा था। इस पर रूमिको और ताकाहिरो कहते हैं कि उन्हें हर हाल में आज रात उस मॉन्स्टर को हराना होगा ताकि उसके अंदर से वो उस सर को निकाल पाए और इस नाइटमेयर का अंत हो। वो लोग एक प्लान बनाते हैं जिसके तहत वो जिम में मशीनरी की मदद से उस मॉन्स्टर को बांध देंगे और उसके अंदर से वो सर निकालने की कोशिश करेंगे। रूमी को कन्फेस करती है कि उसे लगता है कि उनका अकेलापन ही वो वजह था जिस वजह से उन सबको बॉडी सर्च के लिए चुना गया। वो डिसाइड करती है कि आज वो लोग हर हाल में मिशन को पूरा करेंगे ताकि रे को वापस पा सके। तो उस रात सभी मिलकर मॉन्स्टर का सामना करते हैं और उसे मशीन से बांधने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बीच वो मॉन्स्टर खुद को आजाद कर लेता है और रूमी को और सोटा को मार डालता है। अंत में ताकाहिरो किसी तरह इस मॉन्स्टर को रोकता है और आसुका इसे काट डालती है। ऐसा करते ही मॉन्स्टर के अंदर से उसे एक स्कल मिलता है। अब तक ताकाहिरो की भी मौत हो चुकी थी और फाइनली आसुका बचते बचते इस स्कल को चैपल तक पहुंचा देती है और बॉडी सर्च पूरा हो चुका था। इसके बाद आसुका मीको की आत्मा से चले जाने को कहती है ताकि उसे भी शांति मिल सके। अगली सुबह सभी बच्चे वापस लौट आते हैं जब फाइनली 6 जुलाई का दिन आ गया था, मीनिंग बॉडी सर्च रियली में खत्म हो चुका है। न्यूज रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि पिछले दिन कुछ लोगों को स्कूल में उसी वेल के अंदर 30 साल पहले मर्डर्ड उस बच्ची का कटा सर मिल जाता है, जिससे कि उस मर्डर मिस्ट्री को फाइनली सॉल्व किया जा सका है। आगे हम सभी को स्कूल में देखते हैं जहां किसी को कुछ भी याद नहीं था, लेकिन सरप्राइजिंगली आसुका, रे, रूमिको, शोटा, आतुशी और ताकाहिरो को एक कम्युनिटी ग्रुप का हिस्सा बनाया जाता है और एज एन ऑडियंस हम अज्यूम कर सकते हैं कि ये सब
अब असल जिंदगी में भी दोस्त बन जाएंगे। तभी आसुका के पास से एक बैच गिरता है जो ताकाहिरो देख लेता है। इस बैच को देखते ही ताकाहिरो को सब कुछ याद आ जाता है और वो आसुका से कहता है कि उसने कहा था ना कि वो उसे कभी नहीं भूलेगा। ये सुनकर आसुका बहुत खुश हो जाती है। लेकिन एंड सीन में हम उसी स्कूल वेल को देखते हैं जहां आसुका को पहली बार उस बच्ची की आवाज सुनाई दी थी। यहाँ हम एक पुराना न्यूज़पेपर का टुकड़ा देखते हैं जहां मीको का चेहरा बदल जाता है और हम आसुका की तस्वीर देखते हैं। ये न्यूज 1988 का था जब एक छोटी सी बच्ची अम्यूजमेंट पार्क से गायब हो गई थी और उसका कत्ल कर दिया गया था। कहानी सेम थी एक्सेप्ट कि इस बार ये बच्ची थी आसुका। ये सीन इस बात को सिग्निफाई करती है कि बॉडी सर्च अभी भी खत्म नहीं हुआ है और इस बार विक्टिम होगी आसुका। यहीं पे फिल्म हो जाती है खत्म। तो दोस्तों ये थी रिमेंबर फिल्म की पूरी कहानी और अब हम शॉर्ट में इसे डिस्कस करेंगे। तो ये फिल्म वेलजार्ड के मांगा रीड/मेंबर करादा सागाशी पे बेस्ड है। इस कहानी में हम 6 हाई स्कूल स्टूडेंट्स को देखते हैं जिन्हें रेड पर्सन नाम की एंटिटी बॉडी सर्च का काम देती है। उन्हें इस एंटिटी के सारे बॉडी पार्ट्स को ढूंढना है और जब तक ये ऐसा नहीं करेंगे इन्हें हर दिन रिपीट करना होगा, जो एक एंडलेस टाइम लूप बन जाता है। फिल्म में सभी को फाइनली एमिली के अंदर फाइनल बॉडी पार्ट मिल जाता है और बॉडी सर्च का अंत होता है। जैसे प्रेडिक्टेड था, किसी को कुछ भी याद नहीं रहता, लेकिन ताकाहिरो आसुका को पहचान लेता है क्योंकि उसने उसे वादा किया था। एंड देन वो बैज वाला सीन भी था। अब फिल्म में कई बातें रिवील नहीं की गई है जो मांगा पढ़ने वालों को भली भांति समझ आ रही है। तो मांगा में एक डेड स्टूडेंट है हारुकी मिकामी जो 6 हाई स्कूल स्टूडेंट्स को बॉडी सर्च में फंसा देती है। इन सभी को एक ईमेल मिलता है जिसमें रात को 12 बजे से बॉडी पार्ट्स ढूंढना है और जब तक सारे बॉडी पार्ट्स नहीं मिल जाते हर रात ऐसा ही होता है। अब मांगा के अनुसार बॉडी सर्च के कुछ रूल्स हैं। पहला रूल ये है कि हर दिन स्कूल के बाद सभी को बाहर रेड पर्सन की आत्मा दिखाई देगी। दूसरा रूल, हर किसी को यह आत्मा अकेले ही दिखाई देती है। तीसरा रूल, जो भी एक बार रेड पर्सन को देख ले उसे पीछे नहीं मुड़ना है। चौथा रूल, अगर कोई मुड़ता है तो रेड पर्सन उस स्टूडेंट को 8 हिस्सों में काट डालती है और स्कूल के अलग अलग हिस्सों में छुपा देती है। पांचवा रूल, जिस स्टूडेंट को रेड पर्सन इस तरह मार डालती है उसकी आत्मा अगले दिन स्कूल में दिखाई देगी और नए स्टूडेंट्स को अपने बॉडी सर्च करने का काम सौंप देगी। छठा रूल, कोई भी बॉडी सर्च में हिस्सा लेने से मना नहीं कर सकता है। सातवां रूल, जो भी बॉडी सर्च के दौरान मारा जाएगा वो अगले दिन जिंदा हो जाता है। और आठवां रूल, ये सर्च तब तक जारी रहेगा जब तक बॉडी पार्ट्स मिल न जाए। इन रूल्स को पढ़कर हम समझ सकते हैं कि बॉडी सर्च एक नेवर एंडिंग लूप है। ये बात फिल्म के एंड सीन में भी समझ आती है जहां अब आसुका की बॉडी को ढूंढने का सर्च जारी होगा और नए 6 स्टूडेंट्स को टारगेट किया जाएगा। मांगा में भी ऐसा ही होता है जहां बॉडी सर्च में हिस्सा लेने वाले स्टूडेंट्स में से कोई एक होता है जो मारा जाता है और अगले दिन से उसकी आत्मा बॉडी सर्च के लिए लोगों को ढूंढती है। ये बात फिल्म के फर्स्ट सीन में भी समझ आती है जब वो रशियन प्रिजनर कहता है कि कोई नया स्टूडेंट रेड पर्सन की जगह लेता है। रिमेंबर फिल्म से हमें ये हिडन लेसन दिखाया जाता है कि कामयाबी पाने के लिए सभी को मिलजुल कर कोशिश करनी चाहिए। तभी आसुका और उसके दोस्त कोऑर्डिनेट करके सभी बॉडी पार्ट्स को इकट्ठा करते हैं। मांगा में इस बात को ज्यादा एक्सप्लोर किया गया है जहां लाइब्रेरियन की जगह प्रोफेसर याशिरो नाम के टीचर कई साल पहले बॉडी सर्च का हिस्सा रह चुके हैं। वो बताते हैं कि उनके ग्रुप को बॉडी सर्च में 5 साल लग गए थे क्योंकि कोई भी मिलकर काम करना ही नहीं चाहता था। अब फिल्म यहाँ आसुका और ताकाहिरो के हैप्पी एंडिंग पे खत्म होती है जहां उन्हें सब कुछ याद आ जाता है, शायद इसलिए क्योंकि यही तो लास्ट तक जिंदा थे जब सारे बॉडी पार्ट्स ढूंढ लिए गए। लेकिन मांगा में यहाँ एक डार्क पॉइंट आता है जब एक और बॉडी सर्च शुरू होता है और इस बार एक नया ग्रुप बनता है जिसमें आसुका और ताकाहिरो भी शामिल होते हैं। यही नहीं, इस बार इस टाइम लूप और बॉडी सर्च से जुड़ा एक बहुत भयानक कर्स सामने आता है। शायद इसलिए हम पोस्ट क्रेडिट्स में न्यूज़पेपर में आसुका की तस्वीर देखते हैं, सिग्निफाइंग कि बॉडी सर्च कभी नहीं रुकता और इसी तरह चलता रहता है। सो इट्स नीडलेस टू से कि शायद इस फिल्म की नेक्स्ट पार्ट भी आ सकती है। तो बस यही थी रिमेंबर मूवी की कहानी, देन मांगा की कहानी एंड देन सम एक्सप्लेनेशन, थ्योरीज इत्यादि। उम्मीद करता हूं ये सब आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दें क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।